नमस्कार दोस्तों, एक थी बुलबुल चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं R.K. नारायण का लिखा उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त। पिछले अध्याय में आपका परिचय स्वामी और उसके 4 दोस्तों से हुआ। आज दूसरे अध्याय में सुनिए राजम और मणि की कहानी। सरयू नदी मालगुड़ी की शान है। कस्बे की आखिरी सड़क एलामन स्ट्रीट से, जहां ज्यादातर तेलिए रहते हैं, ये 10 मिनट की दूरी पर है। इसके किनारे की रेत पर कस्बे के सभी लोग शाम के वक्त घूमने आते हैं। कोई महत्वपूर्ण अतिथि आए तो म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष उसे टाउन हॉल की सबसे ऊंची छत से चांदनी रात में कुछ दूर चांदी की पट्टी की तरह उत्तर दिशा की ओर बहती सरयू नदी को दिखाते थे। आज शाम भी ढेर सारे लोग किनारे पर जमा थे। स्वामी और मणि भी एक सीढ़ी पर नदी के जल में पैर लटकाए बैठे थे। बगल में खड़े विशाल पीपल के वृक्ष की पत्तियां हवा में लहरा रही थीं। उसके कुछ पत्ते और टहनियां टूट टूट कर नीचे बहते पानी में गिर रहे थे। चिड़ियों की चहक से वातावरण गूंज रहा था। यहाँ से काफी दूर नलप्पा के आम वृक्षों के बाग के समीप बहती धारा में गाय भैंसों का एक झुंड नदी पार कर रहा था। फिर एक बैलगाड़ी वहां से गुजरी। गाड़ीवान मजे से गाना गुनगुना रहा था। सूरज करीब 15 मिनट पहले डूब चुका था, जिसकी लालिमा चारों ओर फैल रही थी। अचानक मणि ने पूछा, इस जगह पानी बहुत गहरा है ना? हाँ है, लेकिन क्यों? मैं यहाँ राजम को लाऊंगा, उसे ऊपर ले जाऊंगा और नदी में फेंक दूंगा। राजम पहली कक्षा के सेक्शन ए में नया नया आया था। दूसरी तिमाही के पहले दिन वो मजे मजे से चलता क्लास में आया। आखिरी बेंच तक जाकर मणि के पास आराम से बैठ गया और तब तक चुप बैठा रहा जब तक मणि ने उसे ढकेलने के लिए जोर से कोहनी मारी, जिसका उसने उससे भी ज्यादा जोर से कोहनी मारकर जवाब दिया। पहले ही दिन उसने पूरी कक्षा पर अपना रौब कायम कर लिया। वो नया विद्यार्थी था, अच्छे कपड़े पहनता था। क्लास में वही अकेला लड़का था जो जूते और मोजे दोनों पहनता था, फर की टोपी और टाई लगाता था और शानदार कोट तथा निक्कर पहनता था। यही नहीं, वो कार में बैठकर स्कूल आता था। यही नहीं, उसने ये भी साबित कर दिया था कि पढ़ने में भी वो बहुत तेज था। उड़ती खबरें ये भी थीं कि वो मद्रास के किसी अच्छे अंग्रेजी स्कूल से यहाँ आया था। वो अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोलता था, बिल्कुल किसी यूरोपियन की तरह, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ किसी को वो समझ नहीं आती थी। कक्षा के बहुत से लड़के तो उससे बात करते भी हिचकिचाते थे, क्योंकि उनकी टूटी फूटी अंग्रेजी का खजाना बहुत थोड़ा था। सिर्फ शंकर ही, जिसे क्लास का जीनियस समझा जाता था, उससे बात करने की हिम्मत करता था। हालांकि राजम के सामने उसकी अंग्रेजी बहुत कमजोर और मामूली थी। इसी राजम को मणि अपना प्रतिद्वंदी मानता था। वो मणि के प्रति एक विशेष प्रकार की अवज्ञा से पेश आता था, जिसका मणि बिल्कुल अभ्यस्त नहीं था। मणि अगर उसे कोहनी मारता तो राजम भी कोहनी से ही जवाब देता। मणि ठोकर मारता तो वो भी ठोकर लगा देता था। अगर मणि क्लास में मुखिया की तरह था तो राजम भी मुखिया ही था। इसमें ये बात जोड़नी होगी कि राजम को 70% नंबर मिले थे और शंकर के बाद उसका स्थान दूसरा था। सबको ये ज्ञात हो गया था कि राजम कक्षा का नया पहलवान था। जैसे जैसे
दिन बीतते जाते थे वो मणि के ऊपर छाता जा रहा था और उसके लिए ये एक नई समस्या पैदा हो गई थी। नदी की सीढ़ियों पर बैठकर ये कहने के पीछे कि राजम को बांधकर पानी में फेंक देगा, पूरी कहानी ये थी। स्वामी को यह सुनकर डर लगा और वो बोला, तुम भूल जाते हो कि उसके पिता पुलिस सुप्रिटेंडेंट हैं। मणि कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं किसी की परवाह नहीं करता। किसी दिन मैं अपने मुकद्दर से उसके कंधे तोड़ डालूंगा। तुम्हारी जगह मैं होता तो पुलिस के लोगों से दूर ही रहता। बड़े खतरनाक होते हैं ये, स्वामी ने कहा। मेरी जगह तुम होते? अरे वाह, शुक्र है कि तुम्हारी जगह मैं नहीं हूं, कायर कहीं का। स्वामी ने यह सुनकर अपने होंठ काट लिए और एक आह भरी। मणि ने और भी कुछ कहा। मैं देखता हूं कि तुम राजम से बहुत दोस्ती बढ़ा रहे हो। मैं तुम्हें चेता रहा हूं, हाथ पैर बचा कर रखना, यही कह सकता हूं मैं तुमसे। इस पर स्वामी ने उसका विरोध किया। मणि क्या ये सोचता है कि स्वामी उसके अलावा किसी और की इज्जत कर सकता है? मणि ही तो उसका सबसे पुराना जिगरी दोस्त है और नेता है। ये ख्याल उसे आया ही क्यों? स्वामी को जहां तक याद पड़ता है, वो 3 गज से ज्यादा राजम के पास गया ही नहीं। वो तो उससे नफरत करता है, नया अमीर बनता है। मणि ने उसे राजम के साथ कब देखा? हाँ ठीक है, सोमवार को ड्राइंग की क्लास में देखा होगा। राजा में खुद उससे बात करने आया था और उसने तो मुंह फेर लिया। गधे को पेंसिल तराश की जरूरत थी और उसने उसे दिया ही नहीं था। उल्टे कह दिया था, इतनी जरूरत है तो दुकान जाकर खरीद लाओ। अरे, राजम और मणि के बीच कोई बराबरी है? मणि ये सुनकर बेहद खुश हो उठा। उस शाम वो पहली दफा हंसा और दिल खोलकर हंसता रहा। उसने प्यार दिखाने के लिए स्वामी को इतनी जोर से झकझोरा और उसके कान उमीठे कि वो तिलमिलाकर चीखने लगा। फिर अचानक उसने पूछा, मैंने जो बताया था वो चीज तुम लाए? अरे मणि, मुझे माफ कर दो। माँ पूरे वक्त किचन में घुसी रही, मैं वो चीज ले ही नहीं सका। वो चीज का मतलब था नींबू का अचार। तुम बड़े बेकार आदमी हो। कितनी मजेदार शाम है, यहाँ बैठकर खाते। स्वामी को राजम और मणि के बीच बातचीत की कड़ी का काम करना होता था। वे क्लास की आखिरी बेंच पर पीली दीवार के सहारे बैठे थे। स्वामी राजम और मणि के बीच में था। सामने डेस्क पर उनकी किताबें रखी थी, लेकिन दिमाग दूसरी बात में मशगूल था। मणि ने एक कागज के टुकड़े पर लिखा, तुम आदमी हो क्या? और स्वामी को पकड़ा दिया, जिसने उसे राजम की तरफ सरका दिया और गुस्से से उसकी तरफ देखा। राजम ने उसे पढ़ा, तोड़ा मरोड़ा और दूर फेंक दिया। इसके बाद फिर मणि ने कागज पर वही बात लिखी और उसमें एक वाक्य और जोड़ दिया, इसका जवाब नहीं दोगे तो तुम कुत्ते की औलाद हो, और आगे बढ़ा दिया। राजम ने उसे पढ़ा, घूरकर स्वामी की तरफ देखा और कहा, शैतान, मुझे परेशान मत करो, और इसे भी मोड़कर फेंक दिया। यहाँ आकर बातचीत रुक गई। तभी टीचर ने कहा, स्वामी खड़े हो जाओ। और स्वामी आज्ञाकारी छात्र की तरह उठकर खड़ा हो गया। टीचर ने पूछा, लिस्बन किस बात के लिए मशहूर है? स्वामी जरा हिचकिचाया, फिर जवाब दिया,
स्पेन की राजधानी होने के लिए। टीचर ने अपनी मूंछ पर हाथ फेरा, फिर दूसरा सवाल किया। भारत की जलवायु के बारे में तुम क्या जानते हो? ये गर्मी में गर्म और सर्दी में ठंडी होती है, टीचर चीखा। बेंच पर खड़े हो जाओ। स्वामी चुपचाप बेंच पर खड़ा हो गया। वो खुश हुआ कि उसे बेंत की सजा न मिलकर ये सजा दी गई है। टीचर पाठ पढ़ाता रहा। अफ्रीका जंगलों का देश है। नील वहां की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा अभी? उसने पहली बेंच पर एक लड़के की तरफ इशारा करके इस सवाल का जवाब देने को कहा। लड़के ने फुर्ती से जवाब दिया कि नील अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और टीचर इस जवाब से संतुष्ट हो गया। और नील क्या है? इस पर एक लड़के ने लपक कर जवाब दिया कि ये अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो उसे डांट पड़ी, क्योंकि जब तक किसी से कहा ना जाए उसे जवाब नहीं देना चाहिए। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आज क्लास में इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चलो तुम सब शोर मचाते रहो। इम्तिहान में तुम्हें लड्डू नंबर मिलेंगे, तभी तुम ठीक होगे। स्वामी किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसका दिमाग घूम रहा था इधर उधर। क्लास में सब लड़कों के ऊपर वो सबसे ऊंचा खड़ा था। वो सबके सिर देख रहा था और टोपियों के हिसाब से उसने गिनना शुरू किया। 4 लड़के लाल टोपियां पहने थे, 25 गांधी टोपी लगाए थे, 10 फर की टोपियां। और जब स्कूल खत्म हो गया, स्वामी, मणि और राजम एक जगह बात करने के लिए इकट्ठे हुए। स्वामी दोनों के बीच में था और बातचीत का जरिया बना हुआ था। तीनों इतने पास सिमटे खड़े थे कि फुसफुसाकर बात करते तो भी एक दूसरे को सुन सकते थे। लेकिन नियम ये था कि दुश्मन किसी को बीच में रखकर बात करते हैं। मणि स्वामी के सामने सीधा खड़ा होकर पूछने लगा, तुम आदमी हो क्या? स्वामी ने राजम की तरफ मुड़कर दोहराया, तुम आदमी हो क्या? राजम उबल पड़ा और चीखा, कौन कुत्ता सोचता है ये? स्वामी भी उसी की तरह मणि के सामने होकर चीखा, कौन कुत्ता सोचता है ये? मणि ने सवाल किया, तुम में ये साबित करने की हिम्मत है कि तुम आदमी हो? स्वामी ने राजम की तरफ मुड़कर ये सवाल भी दोहरा दिया। कैसे कैसे? स्वामी ने मणि से पूछा। कल शाम को नलप्पा के बाग के पास मुझे नदी के किनारे मिलना। नलप्पा के बाग के पास? स्वामी ने हंसकर दोहराया। किस लिए? राजम ने सवाल किया। ये देखने के लिए कि क्या तुम मेरा सर तोड़ सकते हो? तो तुम्हारा सर तोड़ना है, राजम ने कहा। स्वामी की सेवा खत्म हो गई थी। अब उसे ये शब्द दोहराने का समय नहीं मिला। राजम ने कान फाड़ने वाली आवाज में कहा और उसी आवाज में मणि ने जवाब दिया। अब स्वामी ने कहा, तो हम तुम्हारा शाम को वहां इंतजार करेंगे। मैं जरूर आऊंगा, राजम ने भरोसा दिलाया। मणि ने पूछा कि क्या वो किसी सिपाही को साथ लेकर आएगा? हरगिज नहीं, जवाब आया। फिर मणि ने दूसरा संदेह व्यक्त किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम अपने पिता को तो नहीं बताओगे? राजम ने इसका भी वादा कर दिया, कहा कि वो तो ये सोच भी नहीं सकता। वे नलप्पा के बाग से कुछ गज की दूरी पर खड़े थे। 6 बज चुके थे और यातायात खत्म हो गया था। सैर करने वालों की भीड़ यहाँ से काफी दूर पर थी। स्वामी और मणि रेत पर बैठे थे। दोनों एकदम चुप थे। मणि जमीन को घूर रहा था। उसके हाथ में
एक छोटा सा लकड़ी का मुकद्दर था। वो सोच रहा था, थोड़ी देर में वो राजम का सिर तोड़कर नदी में फेंक देगा, लेकिन अगर सिर मिल गया तो मिल भी गया तो लोगों को पता कैसे लगेगा कि ये काम उसने किया है। फिर राजम अगर भूत बनकर रात को आए और उसे डराए तो क्या होगा? बाबा के गुजर जाने के बाद वो अकेला ही सोता था। राजम का भूत रात को आकर उसके बाल खींचे तो अच्छा यही होगा कि उसे मारा ना जाए। वो सिर्फ उसकी हड्डियां तोड़ेगा और फिर अपने हाल पर छोड़ देगा। अगर उसका सर तोड़ दे तो किसी को क्या पता लगेगा। जब तक कि ये सोचकर उसने स्वामी की तरफ एक तिरछी नजर डाली। वो चुप खड़ा आंखें झपका रहा था, जब तक कि स्वामी खुद पुलिस को जाकर ये बात बता दे। तभी बूटों की आवाज हुई और दोनों ने देखा कि राजम आ पहुंचा है। वो खाकी रंग की वर्दी पहने था और उसकी बगल में एक हवाई बंदूक दबी हुई थी, जो कुछ महीने पहले उसके जन्मदिन पर किसी ने उपहार में दी थी। वो तनकर खड़ा हो गया और बोला, मैं आ गया, तैयार हो तुम? देर से आए हो। हाँ, शुरू करें? राजम ने बंदूक निकाली और हवा में दाग दी। मणि चौंक उठा, उसके हाथ ढीले पड़ गए, मुकद्दर नीचे आ गया। राजम ने कहा, बंदूक की आवाज सुनी? अगर तुम अब भी लड़ना चाहते हो तो दूसरी गोली तुम्हारे पार होगी। लेकिन ये सही बात नहीं है। तुम्हारे पास बंदूक है जो मेरे पास नहीं है। हमारी लड़ाई तो हाथों से होनी थी, तो तुम अपना मुकद्दर क्यों लाए हो? ये तो तुमने कल नहीं कहा था। मणि ने सिर नीचा कर लिया। ये बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राजम ने सवाल किया। तुमने किसी से कहा कि मैं धोखेबाज हूं? झूठ है ये। कुछ देर चुप्पी रही। फिर राजम ने कहा, अगर तुम इसी बात से गुस्सा हो तो इसे भूल जाओ। मैं तुम्हारा दोस्त बनने को तैयार हूं। मैं भी हूं। स्वामी ताज्जुब से उन्हें देखने लगा। मणि से दोस्ती का नाटक करते हुए भी वो राजम को पसंद करता था और उससे दोस्ती करना चाहता था। इस बेकार के झगड़े का परिणाम कितना बढ़िया हुआ था। वो खुशी से नाचने लगा। राजम ने अपनी बंदूक नीचे कर ली और मणि ने मुकद्दर जमीन पर डाल दिया। अपनी भावना व्यक्त करने के लिए राजम ने जेब से बिस्किट निकाले। नदी मंद गति से बह रही थी। पीपल की पत्तियां सरसर कर रही थी। देर शाम की हल्की रोशनी चारों ओर फैल रही थी और नई दोस्ती की उमंग में तीनों बिस्किट खा रहे थे। स्वामी को दुनिया में बड़ी शांति महसूस हो रही थी।